मैं सरफराज अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक लाजवाब यूनिट जिस यूनिट का नाम है इकोलॉजी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारा महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने को मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर आपको तब समझ में और भी अच्छे से आएगा जब आप क्लास 11th का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड अच्छे से पढ़कर आए होंगे तब, क्योंकि उस चैप्टर में इस चैप्टर का सारा इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया गया है। किस किस नाम का यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग उस चैप्टर को मिस कर गए हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर द लिविंग वर्ल्ड नाम का चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया। आप लोग वहाँ पर जाकर उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, ये ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे इकोलॉजी में। लेकिन सबसे इसको पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि आखिर इकोलॉजी क्या होता है। अच्छा, आपको इकोलॉजी में कुछ टर्म है ऐसा जो जाना पहचाना लग रहा है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस वर्ड में इकोलॉजी, अगर इस वर्ड को हम लोग दो पार्ट में तोड़ दें तो इसमें दो पार्ट क्या बनेगा, एक बनेगा इको, एक बनेगा लॉजी। इको का क्या मतलब होता है, इको का मतलब तो हम बाद में समझेंगे, पहले लॉजी का मतलब समझ ले, क्योंकि लॉजी का मतलब तो हम पहले से समझ चुके हैं। लॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी, जैसे बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, वहीं से निकालते हैं लॉजी। लॉजी लोगस वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब ही होता है स्टडी। हम लोग किसी चीज़ पर जब स्टडी करते हैं तो उसके पीछे लगा देते हैं लॉजी। तो हम लोग किस चीज़ का लॉजी करेंगे, बायोलॉजी में तो हम लोग जीव जंतुओं का लॉजी पर स्टडी कर रहे थे, लॉजी कर रहे थे, सही बात है। इकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करने वाले हैं, तो इको जो है ना, ओइकस एक वर्ड है जिसका एक डिराइव फॉर्म है इको। अब इको का क्या मतलब होता है, तो इको को ना हम लोग ओइकस को जो है ना हम लोग ना होम बोल रहे होते हैं। तो अब यहाँ से तो क्लियर हो चुका है कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसके घर के अंदर के इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमारा घर क्या है, अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, मोटा बात करें, तो हमारा घर एक तरह का धरती है। ये घर नहीं है, मतलब जिसमें हम लोग रहते वो तो है ही, लेकिन वो कहाँ हम लोग रह पा रहे, किसके कारण, तो धरती है हम लोगों का घर। तो हम लोग धरती पर जो भी चीज़ है, चाहे वो बायोटिक है, मतलब जिसके अंदर जान हो, चाहे वो अबायोटिक है, उसके प्रति किसी जीव जंतु का इंटरेक्शन कैसा है, उसी चीज़ के बारे में स्टडी करने को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन जो है क्या किस किस लिविंग थिंग्स के साथ, किस बायोटिक चीज़ों के साथ अपना इंटरेक्शन कैसा रखता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कैसा इंटरेक्शन रखता है, उसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अब जैसे इंटरेक्शन से समझ में नहीं आ रहा, इंटरेक्शन क्या, इंटरेक्शन तो फायदे का होता है, नुकसान का भी होता है ना। जैसे कि किसी को फायदा जहाँ दिखता है वहाँ पर अच्छे से रहेगा, बहुत अच्छे से मिलजुल कर घुल मिल कर रहेगा, लेकिन जहाँ पर फायदा नहीं दिखता उसको, वहाँ पर वो 5 मिनट भी देना फजूल समझता है। तो ये भी एक तरह का इंटरेक्शन है कि कहीं पर वो अपना समय दे रहा है सही से, कहीं पर वो अपना समय नहीं दे रहा है। ये भी एक तरह का इंटरेक्शन है, फायदे वाला इंटरेक्शन। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, खाना खाते हैं, तो हम लोगों का इंटरेक्शन किससे है, खाने से है। जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं तो गेहूं को हम लोग अंदर क्या करते हैं, लेते हैं। तो जब गेहूं को लेते हैं तो किससे हम लोगों का इंटरेक्शन बना, एक पेड़ पौधों से, क्रॉप से, जिससे गेहूं का पौधा लगाया जाता है, उसको हम लोग काट कर लाते हैं, फिर उससे हम लोग गेहूं निकालते हैं, फिर उससे हम लोग आटा निकालते हैं, आटा का फिर बनाते हैं रोटी, फिर खाते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोगों का इंटरेक्शन किससे है, पेड़ पौधों से भी इंटरेक्शन है, मतलब और बायोटिक चीज़ों से भी इंटरेक्शन है। हम लोगों का इंटरेक्शन बायोटिक चीज़ों से भी है, जैसे कि किसी का दोस्त होता है, किसी का पिता है, किसी की बहन है, तो उस सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हाय हेलो बोल रहे होते हैं। वो भी एक तरह का क्या अपना इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर ह्यूमन जो होता है या फिर कोई लिविंग थिंग्स होगा तो उसका लिविंग थिंग्स या सेम स्पीसीज के साथ इंटरेक्शन होना जरूरी नहीं है। एक स्पीसीज का इंटरेक्शन सेम स्पीसीज में और उसके अलग स्पीसीज में भी हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोग समझे कि ह्यूमन का इंटरेक्शन ह्यूमन से हो सकता है, डॉग से भी हो सकता है। कोई डॉग पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है, तो उसके पास जाता है, उसको अच्छे से सहलाता है, उसको नहलाता है, उसको खाना देता है, तो उसका इंटरेक्शन है, उस तरह का इंटरेक्शन है कि वो उसके खाने के टाइमिंग को जानता है कि अब ना गाय को भूख लग गया होगा, उसको खाना देना जरूरी है, तो उसको खाना देकर आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ह्यूमन का इंटरेक्शन गाय से भी है, मतलब कि एक एनिमल से भी इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन का इंटरेक्शन ह्यूमन से भी होता है, ह्यूमन का इंटरेक्शन क्रॉप, प्लांट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्शन होता है। तो हम लोग अपने घर के चारों तरफ जो नॉन लिविंग या फिर लिविंग थिंग्स से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, उसी के बारे में जो स्टडी करेंगे उसी को क्या बोल रहे होंगे हम लोग, इकोलॉजी बोल रहे होंगे।
अब जैसे हम लोग तो ये जो है ना एक जनरल हम लोग एग्जांपल समझ रहे थे कि इंटरेक्शन हम लोग इसको कह रहे होते, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे वो यहाँ पे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इस डेफिनेशन पे जाए तो क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। एक एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है उसके साथ किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसा इंटरेक्शन है, एंड नॉन लिविंग और बायोटिक फैक्टर, और बायोटिक फैक्टर के साथ भी कैसा इंटरेक्शन है, वो चीज़ भी क्या होता है कि हम लोग इकोलॉजी में डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना लिविंग और नॉन लिविंग को समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को किस तरह से बाइफर्क्यूट कर रहे होंगे, कि किस तरह से समझेंगे कि ये इस लिविंग थिंग के साथ हमारा इंटरेक्शन ऐसा होगा, इस नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमारा इंटरेक्शन ऐसा होगा। अभी ना एक चीज़ तो समझ में आ जाता है इंसान को कि हाँ लिविंग थिंग्स के साथ अपना इंटरेक्शन कुछ हद तक है, समझ में भी आता है कि हाँ लिविंग थिंग्स है तो ऐसा इंटरेक्शन है अपने साथ। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में वो कौन सा चीज़ है जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, जिस चीज़ का हम लोग यूज़ अपने लाइफ को आसान करने में लगाते हैं उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोल रहे होंगे। जैसे कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पेन से इस मार्कर से इस बोर्ड पर लिख कर समझा पा रहे हैं आपको, मतलब कि हम अपना जो समस्या है उसको हल कर पा रहे हैं। तो ये मार्कर हमारे लिए क्या होगा, एक तरह का और बायोटिक फैक्टर है जिससे हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का इंटरेक्शन हुआ। अब इसी में हम लोग अगर अपने लाइफ के बारे में बात करें कि हम अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए किस किस नॉन लिविंग थिंग्स का यूज़ कर रहे होंगे, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स में ना हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं। अब जैसे ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ जो अपना खुद का खाना बनाता है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर बोल रहे होते हैं, ये खाना अपना खुद का बना लेगा, ये किसी पर आश्रित नहीं रहता। हेट्रोट्रॉफ्स, इसको खाने की आवश्यकता दूसरों से पड़ती है, मतलब इसको खाना जब अपना खाना होगा तो ये दूसरों पर निर्भर करेगा पूरी तरह से, बनाता खुद से है लेकिन मांगना पड़ता है दूसरों से। जब तक वो दूसरा बनाकर नहीं देगा उसको मटेरियल तब तक ये खाना बना नहीं सकता है खाने के लिए। तो हेट्रोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स को हम लोग किसके अंदर रख रहे होंगे, तो लिविंग थिंग्स के अंदर रख रहे होंगे, जिससे हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जैसे प्लांट से हम लोग इंटरेक्शन करते हैं तो वो एक तरह का क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। फ्रूट से हम लोग इंटरेक्शन करते हैं तो वो भी एक तरह का क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। तो हम लोग ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और जानते हैं पहले से, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक एरिया में। अब नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक फैक्टर जिससे हम लोगों का इंटरेक्शन है, उसके बिना हमारा लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता, जिसके अगर वो ना हो तो शायद ऑटोट्रॉफ्स भी देखने को नहीं मिलेगा। जब ऑटोट्रॉफ्स देखने को नहीं मिलेगा तो हेट्रोट्रॉफ्स की जिंदगी संकट में पड़ सकती है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ आपको महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सब चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो कोई जो ऑटोट्रॉफ्स है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। जब वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता तब वो फल कैसे देगा, जब फल नहीं देगा तो हम लोग किस चीज़ पर निर्भर करेंगे, हम लोग को फल नहीं मिलेगा। जब हम लोगों को फल नहीं मिलेगा तो मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जीवन बहुत ही संकटमय हो जाएगा, हम लोगों का जीवन संकट में फंस जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, एक दूसरे से के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसी इंटरेक्शन को हम लोग कहाँ पर रहे होंगे, तो इकोलॉजी में पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा कि इकोलॉजी में हम लोगों को किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मेनली हम लोगों को हार्डली अबायोटिक फैक्टर के बारे में जानना है कि अबायोटिक फैक्टर किस तरह से हमारे लाइफ को प्रभावित करता है और किस तरह से हमारे लाइफ को आसान बनाता है। तो अभी ना इस सब चीज़ों पर हम चलने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि ऊपर से नीचे तक आकर समझ लेते हैं कि कैसे कोई चीज़ बना है, मतलब किस किस चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बन रहा है और उसको हम लोग समझ पा रहे हैं। मतलब कि तोड़ तोड़ कर हम लोग अंदर जाने का कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं पहले कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग एटम बोल रहे होते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम लोग इसको याद कर लेते हैं, जैसे ही हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है, क्वेश्चन कोई पूछने वाला होता है, हम बताने लग जाते हैं, वैसा ही टीचर फिर सिखाता है कि ये गलत है। एटम भी 3 पार्टों में बट जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। मतलब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये समझ में आता है कि कोई कहाँ पर छोटा है, उसका लेवलिंग करना बहुत मुश्किल है। कि एटम छोटा है, फिर एटम के बाद मालूम चलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन छोटा है, उसके बाद फिर मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन में भी पार्ट्स है जिसको हम लोग क्वार्क्स बोल रहे होते हैं, क्वार्क्स में भी पार्ट है जिसको हम लोग बाइजोन बोल रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रुक ही नहीं सकते कि कहाँ पर छोटा है और कहाँ पर बड़ा है, लेकिन हम अपने कामों को समझने के लिए जहाँ से हमारा काम है चालू होगा
वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं कि अच्छा ये पॉइंट है, यहाँ से बढ़ते हैं और यहाँ से बढ़कर हम कहाँ जा पाते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं, जो कि इकोलॉजी में एक तरह का इंटरेक्शन कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होगा एक चीज़ दूसरे चीज़ से। अब जैसे हम लोग अगर शुरुआत करें तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, क्वार्क्स बायजून इस सब चीज़ों पर नहीं जाएंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं वो कहाँ कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हम लोग स्टडी मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में भी उतनी बातें नहीं करते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, कहीं कहीं पर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिजिक्स में इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, मॉडर्न फिजिक्स बोल रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं। तो अगर बोला जाए कि फिजिक्स की स्टडी, फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, वहाँ से पढ़ना इसको चालू करते हैं। वहाँ से वो जो है ना उसका सबसे छोटा पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे होते हैं, मतलब सबसे छोटा पॉइंट है जिससे उठकर हम लोग फिजिक्स को बिल्डअप कर रहे होते हैं, फिजिक्स को बना रहे होते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा गया थोड़ा, फिजिक्स में हम लोग ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग एटम लेवल पर बात करें तो हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बात कर रहे होते हैं। एटम की बात फिजिक्स में भी होगी लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाएगा, हम लोग छोटे छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं जो सबसे छोटा पार्ट हो। तो फिजिक्स का सबसे छोटा पार्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा टॉपिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब फिजिक्स की सबसे छोटी पार्ट जहाँ से हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स को बिल्डअप करते हैं, बनाना चालू करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की शुरुआत होती है एटॉमिक लेवल पर, मतलब एटम से हम लोग केमिस्ट्री को बनाना चालू करते हैं, वहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। एटम यहाँ से चालू हुआ, फिर एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है बाय मॉलिक्यूल्स। और ये बाय मॉलिक्यूल्स जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो मॉलिक्यूल्स में हम लोग, बायो मॉलिक्यूल से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज़ का पढ़ना, तो बायोलॉजी का। मतलब बायोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, तो बायो मॉलिक्यूल से हो जाती है। यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बायोलॉजी अब चालू हो चुका है। बायोलॉजी में आप कभी नहीं सुनोगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया या फिर एटम आया, कभी नहीं। आप क्या सुनने को मिलेगा कि ये बायोमोलिक्यूल्स है, ये बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, ये है वगैरह है वगैरह है। तो बायोलॉजी में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल से हम लोग इसका स्टार्टिंग कर देते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनता है ऑर्गेनल्स। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर सब में ऑर्गेनल्स पर बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत बहस कर चुके हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये प्लाज्मिड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स। और ऑर्गेनल्स किस चीज़ों से मिलकर बनता है, बायोमोलिक्यूल से। फिर ऑर्गेनल्स से आगे बढ़े तो आता है सेल, क्योंकि ऑर्गेनल का ही, सेल में ही पार्ट होता है ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स के मिलने से क्या बन रहा होता है, सेल बन रहा होता है। और सेल जो होता है ना वो लाइफ का स्टार्टिंग फेज होता है। यहाँ पे आपको सेल में लाइफ देखने को मिलता है। तो सेल से क्या चीज़ स्टार्ट हो जाता है, लाइफ स्टार्ट हो जाता है। फिर सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या मिलकर बनता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे अंदर ना बहुत सारा ऑर्गन्स है, ऑर्गन के पार्ट सबको मिलाकर जो बनेगा ना उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गन सिस्टम। फिर पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, ये सब सिस्टम है। तो ये सब ऑर्गन से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम बोल रहे होते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या मिलकर बनता है, ऑर्गेनिजम्स मिलता है, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें यह ऑर्गेनिजम्स से ही स्टार्ट होता है इकोलॉजी की पढ़ाई, जिसमें हम लोग इकोलॉजी का यहाँ से पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग ना पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हैं कि आखिर ये सब चीज़ जानना क्यों जरूरी है, कि फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, बायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुआ और इकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इकोलॉजी की स्टार्ट कहाँ से होती है, किस पॉइंट से इकोलॉजी की स्टार्ट होती है। तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है इकोलॉजी की स्टडी। फिर ऑर्गेनिज्म से आगे बढ़े तो क्या बनता है, पॉपुलेशन। क्या बनता है, पॉपुलेशन बोलता है। जैसे हम लोग क्या ना कि ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, हम लोगों के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है जिससे हम लोग मिलकर बनते हैं एक ह्यूमन। तो हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अभी ह्यूमन से बनता क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसी एरिया में किसी स्पीसीज की नंबर को दर्शाता है। जैसे कि अगर हम लोग भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ 140 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है। ये इसमें हम लोग किस चीज़ की आबादी को गिनती कर रहे हैं, इसमें कुत्ता, बकरी, बैल सबको गिनती कर रहे हैं, नहीं, इसमें सबको गिनती नहीं कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ह्यूमन को काउंटिंग किया जा रहा है, मतलब एक स्पेशल स्पीसीज को काउंटिंग किया जा रहा है, वो भी एक स्पेशल एरिया में। किस एरिया में, तो भारत में। भारत में कितना है ह्यूमन की नंबर कितना है, तो 140 करोड़ से भी अप है, ऊपर है, ठीक है।
तो हम लोग पॉपुलेशन समझ चुके हैं। पॉपुलेशन से आगे बढ़ता है तो बनता है कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी क्या है? तो कम्युनिटी जो होता है ना, कम्युनिटी में आपको लिविंग थिंग्स का पूरा आपको एक झुंड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा, ह्यूमन भी, एनिमल्स भी, कुत्ता, बकरी, बैल सब देखने को मिलेगा, और एक स्पेशल एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोल रहे होंगे। अब हम लोग अगर कम्युनिटी से आगे बढ़े तब फाइनली पहुंच जाते हैं हम लोग इकोसिस्टम पर। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के अंदर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि कोई लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इकोसिस्टम के अंदर पढ़ रहे होंगे। और इकोसिस्टम जो है ना, इकोलॉजी का एक फंक्शनल यूनिट है। क्या है? एक तरह का फंक्शनल यूनिट है। तो हम लोग अगर एक पॉइंट अगर इसके साथ और एडिशनल याद रखें तो इकोसिस्टम को हम लोग इकोलॉजी का फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, और यहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का हम लोग इंटरेक्शन देख रहे होंगे। फिर इकोसिस्टम से आगे बढ़े तो आता है बायोम। क्या बन जाता है? बायोम। और ये बायोम क्या है? तो बायोम के पास एक अपना क्लाइमेट होता है। जैसे अगर आप लोगों को एक वर्ड बोला जाए कि डिजर्ट, तो डिजर्ट के नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या चलता है कि अच्छा वहाँ पे ना बहुत सारा रेत ही रेत होगा, बहुत सारा चिलचिलाती हुई धूप आ रही होगी, पानी की कमी होगी, पेड़ पौधे दूर दूर तक नहीं दिख रहे होंगे। तो वो डिजर्ट क्या है? एक तरह का बायोम है। अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में क्या देखने को मिलेगा? अरे देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, घास है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। तो उसके पास अपना क्या एक तरह का क्लाइमेट है। तो बायोम के पास अपना क्या होता है? अपना क्लाइमेट होता है। बायोम से आगे बढ़े तो आता है बायोस्फीयर। अगर हम लोग इस वर्ड को तोड़ दे तो समझ में आ जाता है कि बायो मतलब जीवन, स्फीयर का मतलब गोला। तो जीवन का गोला किसको बोलेंगे हम लोग? जहाँ जीवन, ऐसा गोला जहाँ जीवन संभव हो, जहाँ जीवन आसानी से रह सके, जीव आसानी से रह सके। तो वो कौन सा गोला है? तो अर्थ है। अभी तक तो अर्थ ही है। तो हम लोग बायोस्फीयर में हार्डली अर्थ के बारे में समझ रहे होते। तो इस तरह से आप लोग ना लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी हम लोग समझ सकते हैं कि किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। इतना तो है नहीं आपके एनसीईआरटी के बुक में, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे से कनेक्ट करके आए और समझने का कोशिश किए कि मतलब छोटे से छोटे पॉइंट से उठकर बड़े से बड़े पॉइंट पे। देखो हम लोग कहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से सीधा अर्थ पर आ गए, मतलब बायोस्फीयर पर आ गए। तो यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, केमिस्ट्री में बात करते हैं एटम की, बायोलॉजी में बात करते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की। सेल से लाइफ स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिजम्स कहाँ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं? इकोलॉजी में। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इकोसिस्टम में हम लोग नॉन लिविंग और लिविंग का इंटरेक्शन देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो बायोम देखते हैं, जिसके पास अपना क्लाइमेट है, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, इसके पास अपना क्लाइमेट है। अब क्लाइमेट जैसे कि अभी कोई बोलेगा तुमको सियाचिन, तो सियाचिन नाम सुनते ही समझ में आता अच्छा वहाँ तो पहाड़ ही होगा, वहाँ बहुत ठंडा होगा, -डिग्री में टेम्परेचर होगा, वहाँ हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अपना आउटपुट देने में बड़ा मुश्किल होगा। तो उसको अपना क्लाइमेट है। जैसे ग्रास लैंड बोले तो ग्रास लैंड सुनते ही दिमाग में क्लिक करता है कि अच्छा वहाँ पे ना पूरा घास का मैदान होगा लंबा सा, तो वो ग्रास लैंड कहलाएगा। उसके पास अपना क्लाइमेट है, अपना मौसम है। फिर आते हैं बायोस्फीयर पे, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग अर्थ बोल रहे होते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इकोलॉजी में कि आगे किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग ना इसमें ज़्यादातर अभी समझने का कोशिश करेंगे फिर से कि आखिर बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, बायोम का फंक्शन क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आज कोई ज़्यादा आप लोगों को लोड नहीं दिया जाएगा इसमें। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, इस सब चीज़ों पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और सारे चीज़ों के बारे में, जैसे टेम्परेचर क्यों ज़रूरी पड़ता है हम लोगों के लिए, हमारे लाइफ में किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, उस सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पानी क्या है, पानी में क्या क्या चीज़ मौजूद हो सकता है, पानी हमारे लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अभी आप लोग इसको नोट करो। फिर आगे अब हम लोग एक पॉइंट है इस चैप्टर का, नीस, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं कि नीस क्या है। ऐसे कोई पढ़ता है इसको नीचे या नीच पढ़ने लगता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, इसको आपको नीस पढ़ना है, नीस है। अब ये नीस ना एक किसी पर्टिकुलर जगह को दर्शा रहा होता है जिसमें किसी लिविंग थिंग्स को रहना आसान हो, जिसमें वो रहता है, आसानी से रह पाता है और वहाँ की चीज़ों को वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है और वहाँ पे अपना आउटपुट मैक्सिमम दे पाता है। जैसे हम लोग जो है ना ह्यूमन, इसको कहीं भी ले जाओ ये अपना जीवन सर्वाइव कर सकता है, कहीं भी मतलब दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ तो ये अपना जीवन को अच्छे से बनाए रख सकता है, लेकिन अपना आउटपुट देने में थोड़ा सा क्या करेगा,
कमी आएगी। जैसे कि अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जिस जगह में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारा आउटपुट 100% है, लेकिन अगर हम अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाए तो हमारा आउटपुट 100% नहीं रहेगा। 100% से 100% कुछ ना कुछ गिरेगा, 90% 80% आएगा। पहली बात तो यह कि कहीं अपने जगह से दूसरी जगह जाने पर, जैसे कि ऐसा नहीं कि एक गांव से दूसरे गांव गए और हमारा आउटपुट ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्लाइमेट की बात हो रही है, एक स्पेस की बात हो रही है। तो जब हम लोग अपने स्पेस को छोड़कर दूसरे स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा आउटपुट 100% नहीं होता, हमारी तबीयत भी ख़राब होती है। फिर हम लोग उससे को अडेप्ट करने में लग जाते हैं, उस मौसम को अडेप्ट करने में लग जाते हैं, उस जगह को अडेप्ट करने में लग जाते हैं। अडेप्शन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारी क्या हो सकती है, वहाँ पर डेथ भी हो सकती है कंडीशन में। लेकिन जाने के बाद ही डायरेक्ट डेथ नहीं हो जाएगा, 2-3 दिन में डेथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर हरकत देखने को मिलेगा। और कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं और उसका तबीयत भी खराब नहीं होता है, लेकिन उसका आउटपुट 100% बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से कमी आएगी। जैसे कि अपना पहले प्लेस है उसको छोड़कर दूसरे प्लेस पे जाने पे उसको थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम लोग नीस में इसी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे होंगे कि किसका नीस क्या है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें कि मेरा नीस क्या है, तो मेरा नीस बिहार है। मतलब कि हम लोग बिहार में रह रहे हैं तो हमारा आउटपुट 100% है और हम यहाँ की चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो है ना क्या बोलते हैं वो आउटपुट बहुत ही अच्छा है, मैक्सिमम लेवल है। हम यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, डिफाइन कंडीशन ऑप्टिमम फॉर एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। सर्वाइव करने के लिए कोई ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, उसका कंडीशन होना चाहिए। उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो फिर क्या होगा, उसके सर्वाइवल पर सवाल या निशान खड़े हो जाएंगे कि अब जिंदा रह पाएगा भी या नहीं, या इसकी तबीयत अब खराब होने वाली है या नहीं। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। किसी का नीस दिल्ली होगा, किसी का नीस छत्तीसगढ़ होगा, किसी का नीस रायपुर होगा, इस तरह से होगा। लेकिन ये जो नीस है, अगर हम लोग एक जगह को लेकर चले, जैसे कि इंडिया भी हो सकता है किसी का नीस, इंडिया से अगर हम लोग अमेरिका जाएं तो वहाँ पर हम लोगों को क्या होगा, थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत होगा, हमारे आउटपुट में बहुत ही मुश्किल होगी, मतलब देखने को मिलेगा। तो और रिसोर्स यूटिलाइज इन दैट प्लेस, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से उस जगह के रिसोर्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, और उस सामान का बहुत सारा हम लोग यूज़ कर पाते हैं। लेकिन हम लोग अगर दूसरी जगह चले जाए तो वहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। फंक्शनल रोल प्लेड इन दैट प्लेस, हम लोग वहाँ पे फंक्शनल रोल भी प्ले कर पा रहे हैं होंगे अच्छे से। तो नीस बहुत ही भारी टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है कि नीस क्या है। तो नीस बेसिकली ये है कि किसी प्लेस में कोई लिविंग थिंग्स कैसा आउटपुट दे रहा है। अगर वो 100% आउटपुट दे रहा है मतलब वो प्लेस उसका नीस है, वो प्लेस उसका क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को अच्छे से अगर करेंगे, समझ में आएगा आप लोगों को, बहुत ही चीज़ें समझाया जाएगा और कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि ये चैप्टर बहुत ही है, टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि इसमें हम लोग वर्ड्स सबका सामना कर रहे होंगे जो कि बोलने में भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा कि वर्ड क्यों कह रहा है। अगर आप लोग पहली बार फर्स्ट टाइम अगर ये पढ़ेंगे ये चैप्टर, तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। अगर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आप पढ़ कर आए होंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।